हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस क्लासेस में। जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप डी की फॉर्म नहीं भरा है वो लोग इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना, क्योंकि ग्रुप डी के जो पोस्ट होती है, अगर इसमें पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से अगर हम लोग नहीं डालते हैं तो भाई आप इतनी मेहनत करके ज्वाइनिंग करोगे और ड्यूटी कुछ पोस्ट की इस तरीके से होती है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। क्योंकि अभी जो है इसमें सारे क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम 10th दिया हुआ है, तो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लड़के भी इसमें अभी आएंगे और वो सोचते हैं कि हमको ग्रुप डी से आगे बढ़ने का जो है रास्ता, चाहे अगर आप रेलवे में रह के जेई बनना हो चाहे एसएससी बनना हो, ठीक है। तो अगर उनको सही तरीके की एक पोस्ट मिल जाए तो वो पढ़ के फिर वो आगे निकल जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ही आए और ऐसा काम मिल जाए जिसको वो करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना और एक आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि भाई किस पोस्ट की क्या काम होती है। आप सभी को पता है कि ये 23 जनवरी को ही इसकी नोटिफिकेशन डेट जो है आउट हो गई थी, फॉर्म वगैरह भरना जो है चालू हो गया था। क्लोजिंग डेट इसका 22 फरवरी है। और अगर आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हो, ठीक है, तो इस पर सिंगल CBT 1 होना है, सबको पता है। इस CBT 1 में सिलेबस जो है आप अपना प्रिंट आउट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन वाकई में सीरियस हो तो। इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हो जो CBT 1 का पैटर्न दिया हुआ है, इसमें 90 मिनट्स में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं। जनरल साइंस के 25, मैथमेटिक्स के 25, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की 20, ठीक है। तो ये 50 नंबर तो बहुत ही, 50 क्यों, ये सारे ही ये जो नंबर है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सेक्शन से लोगों के मैक्सिमम नंबर बनते हैं, इससे थोड़े कम निकल के आते हैं। तो उस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वालिफिकेशन वाले बंदे बैठने वाले हैं, चाहे जिनका ITI भी हो, जो मिनिमम 10th पे होंगे, जिनका ग्रेजुएशन होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। जनरल साइंस हो गया, अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल तक बोला गया है। उसके बाद ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं जहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है पोस्ट की, कि भाई पोस्ट कौन सी रखी जाए ग्रुप डी में भी, ताकि आप जॉब को करते करते आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं सारे पोस्ट की, हर एक पोस्ट की अपनी एक मेडिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट जो वर्ड है, ये ग्रुप डी के जो पोस्ट होती है इसमें हर पोस्ट पे पहले आपको असिस्टेंट देखने को मिलेगा। और जब आप रेलवे में आओगे ना तो उसको हेल्पर भी बोला जाता है। हेल्पर का मतलब क्या हो गया कि सहायक, सहायता करना, किसको, टेक्नीशियन को सहायता करना, या जो उनके उनसे सीनियर होंगे, सीनियर टेक, उनको हेल्प करना है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट SNT का मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें प्रोडक्शन यूनिट सिग्नल, जो कि एक ओपन लाइन वर्क होती है, जहाँ पे सिग्नल का जो मेंटेनेंस होता है, जो आप देखते हो ये पोस्ट जो यहाँ पे रहती है, रेड ग्रीन येलो जो भी बत्तियाँ जलती है, ठीक है, इनका कनेक्शन जहाँ पे पॉइंट वॉइंट होता है, वो सारा चीज़ जो है सिग्नल डिपार्टमेंट करता है। तो वहाँ पर आपका ये एक तरीके से ओपन फील्ड में भी जॉब होती है, और एक आपका वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में भी होती है। प्रोडक्शन यूनिट में जो है, चलिए ठीक है, वो हो गई। फिर बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप। तो ये मैकेनिकल का वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल वर्कशॉप जो होते हैं ये दो तरह के आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि हो सकता है कि आप चले जाओ कैरेज वर्कशॉप, जिसको हम लोग कोचिंग गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है वो कैरेज वर्कशॉप हो गया, ठीक है। कैरेज एंड वैगन का वर्कशॉप होता है, वैगन का अलग वर्कशॉप होता है, मतलब जहाँ पे आपका गुड्स के जो आपके वैगन होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं असिस्टेंट ब्रिज। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, जहाँ पे ब्रिज वगैरह जो बनता है, आप ओवर ब्रिज देखते होंगे नदियों के ऊपर, जहाँ पुल वगैरह होता है वहाँ पे भी बनती है, तो वो उसका असिस्टेंट हो गया। कैरेज एंड वैगन का आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओपन लाइन का भी वर्क होता है। कैरेज जहाँ पे जो है पिट लाइन मतलब जो कोचिंग गाड़ी आती है उसका मेंटेनेंस हो गया, या तो फिर जो आपकी मालगाड़ियाँ होती है उसकी पूरी BPC बनती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, मतलब गाड़ियाँ आती है उसमें उसका वेल्डिंग का काम होता है। कोई भी अगर टेक्निकल मतलब चीज़ें अगर ख़राब हो गया तो उसका मेंटेनेंस होता है। तो ये कैरेज एंड वैगन वाला डिपार्टमेंट ही देखता है उसको, ठीक है। डीजल सेट ये भी मैकेनिकल का है। तो इसमें क्या होता है भैया कि डीजल सेट में डीजल इंजन का मेंटेनेंस होगा, तो ये सेट के अंदर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे असिस्टेंट लोको सेट जो होता है, इलेक्ट्रिकल लोको सेट जो होता है, या डीजल सेट, ये दो तरह के होते हैं। तो सेट मतलब एक फिक्स जगह रहेगा। अगर यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, मतलब
जनरल सर्विस जो क्वार्टर में आपका जो बिजली जाती है, चाहे रेलवे का प्रीमिसेस स्टेशन वगैरह में बिजली जाती है, तो वो जनरल सर्विस देखता है। तो ये प्रोडक्शन यूनिट में भी इलेक्ट्रिकल का पोस्ट होगा, वर्कशॉप पे भी हो सकता है, ठीक है। असिस्टेंट पीए परमानेंट वे, जो आपकी ट्रैक बन रही है ट्रैक बनती है जो बिछती है, नहीं रेल बिछेगी, उस पर जो गिट्टी होती है उसको ब्लास्ट बोला जाता है, ये स्लीपर हो गया। तो ये सब सारा काम रहता है पीए का, परमानेंट वे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल का। देखो यहाँ पे असिस्टेंट टीएलएसी, ट्रेन लाइटिंग एंड आपका एयर कंडीशनिंग, ये भी जनरल सर्विस के अंदर में ही आता है। जैसे कि जो आपकी कोचेज में जो आपकी सप्लाई जाती है ना, तो वो टीएलएसी का ही है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी प्रोडक्शन यूनिट और जनरल सर्विस, ये भी एक अलग से देकर रखा है इन लोगों ने। फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन ट्रैक मशीन, ये भले ही यहाँ पे इंजीनियरिंग बोला जाता है, लेकिन ये मैकेनिकल वाले, इसमें जेई वाला जो फॉर्म निकलता है ना, इसमें मैकेनिकल वाले ही जेई रहते हैं। तो एक इनका मशीन देखना रहता है, इसमें बोला जाता है 24/12 का जॉब होता है। 24 दिन बाहर रहना है उस मशीन के साथ, और 12 दिन जो आपको छुट्टी मिलती है। असिस्टेंट टीआरडी, मतलब टीआरडी का मतलब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओएचई लाइन होती है, ओएचई का मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट, जिससे हमारा जो लोकोमोटिव होता है क्या लेता है 25 केवी की इसमें सप्लाई आती है ना, तो इस ओएचई का मेंटेनेंस का काम होता है टीआरडी डिपार्टमेंट का। पॉइंट्समैन, मतलब अभी तो पॉइंट्समैन जो है सारा चीज़ आपका हो गया आरआरआई, मतलब रूट रिले इंटरलॉकिंग, जो पॉइंट जो चेंज होता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, वो मोटर के हेल्प से होता है, वो स्टेशन मास्टर करता है। पॉइंट्समैन के लिए वहाँ पे कोई काम ही नहीं बचा। ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को मेंटेन किया जाता है, मतलब ट्रैक तो बिछा दिया किसने, पीए वाले ने, उसको भी मेंटेन करने के लिए भी पीए का ही जो स्टाफ होता है उसको ट्रैक मेंटेनर बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू समझ में आ गया। अब समझते हैं कि सबसे अच्छी पोस्ट ग्रुप डी में क्या होती है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप पे अगर किसी पोस्ट को रखना है तो वो रखना प्रोडक्शन यूनिट को रखना है। अगर आप जिस जोन से भर रहे हो अगर वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट अवेलेबल है तो ये रख सकते हो। दूसरे में आएंगे तो वर्कशॉप को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद शेड को रखेंगे, फिर आती है ओपन लाइन, ठीक है। ये चार चीज़ जो है भैया मेरे कॉमन है, 1 2 3 4। आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट नहीं है तो हो सकता है वर्कशॉप होगा, वर्कशॉप नहीं है तो हो सकता है शेड होगा, और शेड भी नहीं है, मान लीजिए शेड मतलब डीजल शेड, लोको शेड, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन लाइन होगा। अब इस ओपन लाइन के अंदर में जो है बहुत अलग अलग तरह की सिविल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है, मैकेनिकल की पोस्ट होती है। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको चूज़ करना वो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन यूनिट रहेगा तो उसको टॉप पे रखना है, वर्कशॉप को सेकंड पे रखना है, शेड को जो है तीसरे नंबर पर रखना है, और ओपन लाइन में, जैसे कि ओपन लाइन की बात करें अगर हम लोग सिविल में जैसे कि जो आपने देखा इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो सिविल का डिपार्टमेंट होता है, जिसमें पीवे आ गया आपका। आप अपने देखा असिस्टेंट पीवे जो ट्रैक बिछाता है, और ट्रैक मेंटेनर 4, ठीक है, फिर ट्रैक मशीन। तो भैया इन सब तीनों ही पैरा पोस्ट जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस में देना है। अगर आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे असिस्टेंट पीवे, ट्रैक मेंटेनर 4 या ट्रैक मशीन असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल है, तो इन तीनों को क्या करना है, नीचे रखना, सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल की ओपन लाइन की बात करो, ठीक है, तो मैकेनिकल में ओपन लाइन जैसे यहाँ पे कैरेज एंड वैगन की एक पोस्ट होती है, तो इसको आप ऊपर पे रख सकते हो। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे किसी एक जोन का हम लोग पे लेते हैं। अब ये क्या है, टोटल हमारे रेलवे में 17 जोन है, तो ये ग्रुप डी की जो फॉर्म होती है वो जोन वाइज निकलती है। ये वेस्टर्न रेलवे एक जोन है जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, मुंबई हो गई, क्लियर है। अब इस जोन के अंदर में बहुत सारी डिवीज़न रहेगी, और उस डिवीज़न के अंदर में हमारी फाइनल पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे देखो 14 तरह के अलग अलग पोस्ट है। अगर मुझे फॉर्म भरना रहे तो अब इसमें मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, तो पहले मैंने देख लिया वर्कशॉप की पोस्ट है, एक वो वर्कशॉप की पोस्ट हो गया, ठीक है। सीड का भी पोस्ट दिख रहा है। उसके बाद हमें फिर वर्कशॉप दिख गया यहाँ पे। अब वर्कशॉप में देखो असिस्टेंट टीएल एंड एसी है इलेक्ट्रिकल, और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वर्कशॉप को पहले रख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रमोशन जो होती है थोड़ा जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप मतलब आपका कैटेगरी नंबर 2 को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर और भी तो वर्कशॉप है ना यहाँ पे, एक तो वर्कशॉप अपने मान लीजिए यहाँ पे 2 कैटेगरी नंबर पोस्ट देख लिया, फिर वर्कशॉप यहाँ पर भी था, तो ये टीएलएसी का वर्कशॉप है, लेकिन फिर भी कैटेगरी 2 सेकंड नंबर पोस्ट जो होगा वो आपका कैटेगरी नंबर 9 होगा। और उसके बाद शेड देखना है, शेड में भी जो है 2 तरह का शेड है आपका, एक लोको शेड तो दोनों ही है, लेकिन एक डीजल है एक इलेक्ट्रिकल है। तो आपको
कैटेगरी नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रिकल शेड को पहले देना है, फिर जो है पोस्ट प्रेफरेंस आपका डीजल शेड कैटेगरी नंबर 5 को देना है। तो ये आपके जो पोस्ट होती है वर्कशॉप की और शेड की, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है क्या, ओपन लाइन की पोस्ट। ठीक है, तो ओपन लाइन की पोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे कैरियर एंड वैगन की है। ठीक है, उसके बाद आपका पीवे है यहाँ पे, फिर टीएलएसी का है, ट्रैक मशीन और टीआरडी। देखो ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, उसके बाद आपका असिस्टेंट टीआरडी और आपका पीवे, ये सारे जो कैटेगरी रहेंगे इनको सबसे नीचे में बैठाना है। ठीक है, असिस्टेंट टीएलएसी में जो होता है इसमें काम भले ही कम रहती है इसमें, लेकिन इसमें प्रमोशन थोड़ा धीरे होता है। तो अब टीएलएसी से पहले कैरेज एंड वैगन का जो असिस्टेंट रहता है, मतलब कैटेगरी नंबर 4, पहले तो हमने वर्कशॉप का डिसाइड कर लिया, फिर हमने सीएड का डिसाइड कर लिया, फिर यहाँ पे सीएनडब्ल्यू जो है आपका, इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हो। फिर आप असिस्टेंट ब्रिज को दे सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज का देने के बाद आप पॉइंट्समैन जो है पॉइंट्समैन का दे सकते हो। और सबसे नीचे में जो रहेगा हमको देना है किसको, ये सारे, ये वाले ट्रैक मेंटेनर 4, टीआरडी, ट्रैक मशीन्स और असिस्टेंट पीवे। तो ये एक एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। सपोज करो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इधर दूसरा कोई जोन लेते हैं। तो इस तरीके से करके आपको सारे पोस्ट प्रेफरेंस जो है ईस्टर्न रेलवे मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, इसका कोलकाता में है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है गार्डन रिच कोलकाता। ठीक है, तो जोन का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, जोन के अंदर में मान लीजिए बहुत सारे डिवीज़न होते हैं और उन डिवीज़न को जो है कंट्रोल करने के लिए एक हेडक्वार्टर चाहिए ना, तो इसीलिए वो एक पर्टिकुलर कोई जोन के अंदर में उसका एक हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और इसमें भी देखो पहले वर्कशॉप यहाँ पे 2 को दिया हुआ, 3 को दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें वर्कशॉप की पोस्ट जो होती है उसको रखना है। CLW है चितरंजन लोकोमोटिव से, बहुत अच्छी बात है कि इसको सबसे टॉप पे रख दो। फिर मैकेनिकल का है तो इसको फिर कैटेगरी नंबर 2, ये दोनों ही कैटेगरी नंबर 2 के पोस्ट इसको सबसे पहले रखना है। फिर टीएलएसी का वर्कशॉप है तो इसको फिर 9 में रख दो। क्लियर है। फिर देखो शेड का भी पोस्ट इसमें दिया हुआ है क्या, तो शेड अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो डीजल शेड है, इलेक्ट्रिकल शेड है, तो इलेक्ट्रिकल को पहले रखो कैटेगरी नंबर 6 को, फिर आपको 5 में कर दो आप कैटेगरी नंबर 5 को। ठीक है, डीजल सेट को। तो इस तरीके से आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात रहती है कि प्रमोशन जो है किस तरीके से होता है। तो ग्रुप डी में क्या होता है कि वो जगह जगह पे ये डिपेंड करता है। वर्कशॉप की जो प्रमोशन होती है वो अलग तरीके से होती है और ओपन लाइन की जो प्रमोशन होती है वो अलग तरीके से होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे जल्दी प्रमोशन कहाँ पे होती है तो वो ओपन लाइन में होती है। ठीक है, तो ग्रुप डी से क्या बनोगे आप ना भाई, ग्रुप डी से हम लोग बनेंगे टेक 3। अब सपोज हमें जेई बनना है तो ग्रुप डी से जेई बनने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा ग्रुप डी ज्वाइन किया और उसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, सॉरी टेक्निकल में डिप्लोमा है या बीटेक है या एमटेक है। तो जैसे जीडीसी की एग्ज़ाम अगर निकलती है जिस जगह वो ज्वाइनिंग करता है जिस जोन में, तो वो तुरंत जो है उस ग्रुप डी रहते हुए भी वो जेई के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर उसके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो जीडीसी का डायरेक्ट एग्जाम देके वो जेई बन सकता है। और क्या है इसका ऑप्शन जेई बनने का। अगर ग्रुप डी से वो 2 साल में या 3 साल में प्रमोशन होकर बनता है क्या, टेक 3। ठीक है, टेक्नीशियन 3। और टेक 3 बनने के बाद जो वो टेक्नीशियन 3 में जब वो 3 साल अपना ड्यूटी कर लेता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे अगर वैकेंसीज अगर निकलती है, मान लीजिए एलडीसी की वैकेंसी निकलती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो एलडीसी वगैरह का एग्ज़ाम देकर जो है वो बंदा जेई बन सकता है। तो लगभग देखा गया है, जो चीज़ मैंने ओपन लाइन में फिल किया है, 8 से 10 साल जो है लगभग जेई बन जाता है। अगर कोई बंदा मान लो पहले ग्रुप डी में है, फिर उसके बाद टेक 3 बना, फिर उसके बाद टेक 2 में जाएगा, टेक 2 के बाद टेक 1 में जाएगा, फिर वो सीनियर टेक जिसको एमसीएम, उसके बाद वो ग्रुप डी अगर इस प्रोसेस से बनता है। लेकिन वो डायरेक्ट अगर जीडीसी से अगर बनना चाहता है तो भले ही वो नया ज्वाइनिंग ग्रुप डी में रहेगा, लेकिन अगर उसमें जीडीसी की एग्ज़ाम आती है तो भाई एक साल के अंदर भी जो है वो बंदा जेई बन सकता है। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस की इतनी इंपॉर्टेंस होती है जो आपको देना है ड्यूरिंग फील जब आप करोगे तो इस तरीके से आपको भरना। कोई फिर भी डाउट अगर मन में रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।